हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टॉप ऑफ आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में। आज की पूरी परिचर्चा का संदर्भ इस बिंदु के अंतर्गत होगा कि यूपीएससी द्वारा ली जाने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कैसे करें। मैंने यहाँ दो शब्दों पर फोकस किया है, एक आपका क्वेश्चन पेपर है और एक आपका सिलेबस है। मैंने इन दो शब्दों पर फोकस क्यों किया है, इसका आंसर कुछ समय में आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए कि सिलेबस में आपको सिलेबस बताता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्वेश्चन पेपर आपको बता देता है कि आपको क्या पढ़ना है, उस चीज़ को कैसे पढ़ना है। यानी क्वेश्चन पेपर आपको बताएगा कि कैसे पढ़ना है उस चीज़ को, और सिलेबस बता देगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो सिलेबस बता देगा क्या पढ़ना है, तो आप यहाँ से यह सोचने का प्रयास कीजिए कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, उसे आप क्या लिखा हुआ है और उसी के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे आप। तो आप पहले ये सोचिए कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को देखते हुए तैयारी क्यों करना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी पेपर को तैयार करने के लिए सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को क्यों देखना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न उठता है। तो इसको देखते हैं कि क्यों देखना चाहिए, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को क्यों देखना चाहिए, इसी को देखते हैं। तो यदि आप देखिए, यदि आप यूपीएससी तो आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करते वक्त तैयारी की सही डायरेक्शन को निर्धारित करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा सोर्स क्या है। आपके पास सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो आपके पास सबसे अच्छा सोर्स आपका सिलेबस है। यूपीएससी द्वारा जो डिजाइन किया गया है सिलेबस, वो आपकी तैयारी की सही डायरेक्शन को निर्धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपका सिलेबस। और इस सिलेबस को एक स्टूडेंट पढ़ता है और दूसरी तरफ एग्जामिनर पढ़ता है। तो इस सिलेबस को एक समय स्टूडेंट पढ़ता है। स्टूडेंट इस सिलेबस को इसलिए पढ़ता है कि उसे क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और यदि इस सिलेबस को एग्जामिनर रीड करता है, इसका क्या मकसद होता है कि क्वेश्चन को बनाना और यही क्वेश्चन का आप क्या देते हैं, आप इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यदि आप इसके द्वारा एग्जामिनर के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं, यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि सिलेबस को स्टूडेंट को अपने अनुसार नहीं रीड करना चाहिए, बल्कि एग्जामिनर इस सिलेबस को किस प्रकार पढ़ रहा है, किस प्रकार इसको रीडिंग कर रहा है, किस प्रकार इसको पढ़ रहा है, उसी अनुसार इस सिलेबस को स्टूडेंट को भी पढ़ना चाहिए। इस सिलेबस को एग्जामिनर के अनुसार स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। यदि आप इस मेथड को अपनाते हैं तो यहाँ से यह लाभ होगा कि सिलेबस के समझ के स्तर पर स्टूडेंट और एग्जामिनर के बीच जो गैप है वह गैप नहीं रहेगा। यदि एग्जामिनर क्वेश्चन में किसी चीज़ का डिमांड कर रहा है, उसमें किसी तथ्य का डिमांड कर रहा है, किसी कंसेप्ट का डिमांड कर रहा है, और यदि आप एग्जामिनर के अनुसार सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे तो उस एग्जामिनर के द्वारा मांगे गए क्वेश्चन का जो डिमांड है उसका आप आंसर नहीं दे पाएंगे। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आंसर देते वक्त आप प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन का आंसर देते हैं, लेकिन आप अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से आप एग्जामिनर का माइंड पढ़ते हैं। आप अप्रत्यक्ष रूप से एग्जामिनर का माइंड को पढ़ते हैं, और इस एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने के लिए आपके पास सबसे अच्छा सामग्री आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है।
और इस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है यह आपके पास उसकी माइंड को पढ़ने के लिए, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने के लिए आपके पास सबसे अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर मैंने दो चीज पर फोकस किया है, एक आपका सिलेबस, तो सिलेबस को कैसे पढ़ना है आपको, एग्जामिनर के अनुसार आपको पढ़ना होगा सिलेबस। उससे क्या होगा कि एग्जामिनर और स्टूडेंट के बीच जो सिलेबस के समझ के स्तर पर जो दोनों के बीच गैप है वह गैप समाप्त हो जाएगा। यदि वह गैप समाप्त होगा तो आप एग्जामिनर और स्टूडेंट, यदि गैप खत्म होगा तो उसे क्या होगा कि सिलेबस के समझ के स्तर पर एग्जामिनर और स्टूडेंट पैरेलल लाइन पर आ जाएगा, एक ही लाइन पर चला आएगा। तो यदि आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आप ये सोचिए कि क्वेश्चन पेपर हम क्यों देख रहे हैं। आप पहला क्वेश्चन कीजिए अपने आप से कि हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर क्यों देखते हैं। यदि मुझे कोई सीनियर आ तो कोई टीचर आ तो मेरे भाई यदि यह बताते हैं कि तैयारी करते वक्त आप अपने सामने, आप अपने टेबल के सामने क्वेश्चन पेपर को रखिए, तो आप उस टीचर से, उस स्टूडेंट से, उस अपने दोस्त से आप पूछने का प्रयास कीजिए कि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का पेपर क्यों साथ में रखें, उसका अध्ययन क्यों करें। तो उसका आंसर आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। यदि आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो उससे आपको क्या होगा कि प्रश्न की प्रकृति पर पता लगेगा, उसे पता चलेगा कि प्रश्न की प्रकृति क्या है। यदि आप प्रश्न की प्रकृति को समझ लेते हैं तो उसका जवाब देना आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा। आप उसकी तैयारी कम समय में आप कर सकते हैं और कम समय के साथ आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन जो आ रहा है, जो प्रश्न आ रहा है वो अनुच्छेद पर तो आधारित प्रश्न तो नहीं है। उसके बाद पता लगेगा कि घटनाक्रम के आधार पर तो प्रश्न नहीं है। उसके बाद पता लगेगा कि संकल्पना के आधार पर तो प्रश्न नहीं है। उसके बाद आपको पता लगेगा कि एप्लीकेशन, अनुप्रयोग पर तो आधारित प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, आधारभूत समझ पर तो नहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, गहरी संकल्पना पर तो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसा है। अब देखिए दूसरी तरफ आपको क्या फायदा होगा। यहां देखिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये आपको पता चलेगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो क्या क्या पढ़ना है उसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या क्या चीज़ छोड़ देना है, क्योंकि कम समय में आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। आप यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो यह काफ़ी आपके लिए, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। उसके बाद आपको पता लगेगा कि तैयारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण खंड की पहचान आप कर पाएंगे। तैयारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण खंड की पहचान कर पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि आपको फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ना है, आपको डीपीएसपी भी पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी पढ़ना है। तो आप क्वेश्चन पेपर से यह देखने का प्रयास कीजिए कि ये दोनों टॉपिक में कौन सा ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा ये दोनों टॉपिक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना फंडामेंटल राइट में देखिए कि उसमें कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एग्जाम पास करना होता है, यहाँ पर आपको प्रतिस्पर्धा में एग्जाम को पास करना होता है। तो यदि आपको प्रतिस्पर्धा में एग्जाम पास करना है तो आपके पास समय की पहचान करनी आनी चाहिए। आप अपनी समय को कैसे पहचान कर सकते हैं, अपनी समय को कैसे बचा सकते हैं, अपनी कम समय में आप अपनी अच्छी गुणवत्ता की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आपको उत्तर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। उसके बाद यह पता चलेगा कि प्रश्न की भाषा कैसा है,
प्रश्न की भाषा तो जटिल नहीं है, प्रश्न की भाषा तो सरल नहीं आ रही है। इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे हम लोग यदि आम बोल चाल की भाषा में देखें तो हम लोग यूज करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना सही नहीं है, लेकिन यही शब्द को यदि यूपीएससी बनाएगा तो यह लिखेगा कि यूपीएससी की तैयारी करना असत्य नहीं है। यानी ऐसे समझिए आप कि जैसे देखिए हम लोग आम बोल की भाषा में क्या करते हैं कि सही है, लेकिन यदि यूपीएससी इसको ट्रांसलेट करेगा तो वो लिखेगा असत्य नहीं है। एक तो एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं, लेकिन इसी शब्दों को देखते हैं तो आप यह अनुभव कर पाएंगे कि इसकी शब्द जो क्वेश्चन का जो शब्द होता है, जो इसकी भाषा होता है, वो हमेशा जटिल होता है और इसकी वजह से जाने हुए क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाते, स्टूडेंट दे पाते हैं। इसका एक कारण होता है कि शब्द की भाषा को समझ नहीं पाते हैं। तो यदि आप यहाँ से यदि क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन की भाषा कैसा, उसी अनुसार अपनी भाषा को मजबूत करने का प्रयास कीजिएगा। आप यदि बुक पढ़िएगा तो बुक में यदि कोई कठिन शब्द है तो उस पर आपके ध्यान जाएगा, अन्यथा नहीं ध्यान जाएगा, लगेगा कि यह बेकार का शब्द है, यह महत्वपूर्ण शब्द नहीं है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा, प्रश्न की भाषा पता चलेगा। उसके बाद पता चलेगा कि प्रश्न की भाषा तो सरल नहीं आ रही है, तो वहाँ पर से ये पता चलेगा। उसके बाद आप अपनी तैयारी के स्तर का खुद मूल्यांकन कर सकते हैं कि मेरी तैयारी का स्तर किस अवस्था में है। आप उसका खुद अवलोकन कर पाएंगे, उसका मूल्यांकन आप सही खुद कर पाएंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप अपनी मूल्यांकन खुद कर सकते हैं कि मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो यहाँ से दो ही काम करना है पूरी तैयारी के दौरान, आपको दो ही काम करना है कि बार बार सिलेबस देखना है, और सिलेबस भी कैसे देखना है, एग्जामिनर के अनुसार देखना है कि एग्जामिनर सिलेबस को कैसे देख रहा है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रश्न की प्रकृति कैसा है। यानी दो ही काम करना है, यह काम बार बार करना है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर और सिलेबस क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपका सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पर अच्छी पकड़ नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि उस सब्जेक्ट के साथ, उस पेपर के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। और यदि आप पढ़ते भी हैं तो पढ़ने का आपका डायरेक्शन अलग होगा। आप जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2013 के बाद, तो अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न बहुत कम आते हैं और अधिकतर स्टूडेंट का यहीं पर फोकस होता है। अनुच्छेद 14 क्या कर रहा, अनुच्छेद 56 क्या कर रहा, अनुच्छेद 13 क्या कर रहा, इसी पर उसका फोकस रहता है, उसका कंसेप्ट पर फोकस नहीं रहता है। यदि आप अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं तो उसमें आप समानता का अधिकार पढ़ते हैं, तो समानता का अधिकार, तो अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बताओ कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समानता का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर आप अब तभी दे सकते हैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप सिलेबस को देखिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि सिलेबस क्या है। मैंने तो समझ लिया कि सिलेबस को देखते हुए तैयारी क्यों करना चाहिए, सिलेबस क्यों पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि सिलेबस में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन पेपर कैसा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सिलेबस को देखते हैं, तो सिलेबस हम पीटी और मेंस दोनों को देखेंगे। तो यहां से हम देखते हैं कि
तो देखिए आप सिलेबस को, तो पीटी मेंस में क्या लिखा गया है। मेंस में यदि आप पहला लाइन पढ़ेंगे जो सिलेबस का है, तो उसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक आधार, उसकी विकास, उसके साथ लिखा गया है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में, ये चीज़ लिखा गया है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास, ये लिखा गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो लिखा गया है कि संविधान संशोधन एवं आधारभूत ढांचा, आधारभूत समझ, आधारभूत ढांचा, ये बात लिखा गया है आपके सामने। उसके बाद आप उसके नीचे यदि देखेंगे तो लिखा गया है कि संघ एवं राज्य की शक्तियाँ और संघ एवं राज्य की उत्तरदायित्व। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको देखेंगे आप कि संघीय ढांचा से संबंधित कुछ विषय। उसके बाद आप देखेंगे इससे संबंधित कुछ चुनौतियाँ। उसके बाद आप देखेंगे कि स्थानीय स्तर पर शक्तियों का और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। उसके बाद आप देखेंगे तो विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। उसके बाद आप देखेंगे विवाद निवारण तंत्र, इसको देखेंगे आप। उसके बाद आप देखेंगे कि संसद और राज्य विधानसभा की संरचना, शक्तियाँ, कार्य, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और इसे उत्पन्न होने वाले विषय तो कह सकते हैं तो चुनौतियाँ। उसके बाद आप देखेंगे कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की संरचना और संगठन के बारे में देखेंगे कि उसकी संरचना क्या है और उसकी संगठन क्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि विश्व का संविधान, तो इसका मतलब आप ये नहीं समझ आइए कि पूरे विश्व का संविधान पढ़ना है। आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए कि लगभग 3 या 4 देशों का संविधान पढ़ना होता है, तो उसको देखेंगे यहाँ पर और उसको भारतीय संविधान के साथ तुलना करके देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय के बारे में पढ़ेंगे। आप विभिन्न अर्धन्यायिक संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे, संस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने मेंस का सिलेबस लिखा गया है। मेंस में सिलेबस यह लिखा गया है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखें तो न तो आपके सिलेबस में न तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा है, न तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा है, न तो प्रस्तावना के बारे में लिखा है, न तो मूल कर्तव्य के बारे में लिखा है। तो उसको आप फिर पढ़ते हैं, उसके बाद भी पढ़ते हैं। आपका सिलेबस में नहीं लिखा गया, उसके बाद भी आप पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका सिलेबस में एक ही शब्द में सारा चीज़ लिख दिया है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। आप यहीं पर फंडामेंटल राइट के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिख सकते हैं। यहीं से आप डीपीएसपी के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए संविधान संशोधन एवं आधारभूत ढांचा के बारे में पढ़ेंगे आप। संघ और राज्य की शक्तियां और उत्तरदायित्व के बारे में। ये आपका मेंस का सिलेबस हो गया है और इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे पीटी का सिलेबस। तो आप पीटी का सिलेबस देखिए तो इसमें यही 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक संविधान लिखा गया है, एक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लिखा है, राजनीतिक प्रणाली के बारे में लिखा है, पंचायती राज के बारे में लिखा है, लोक नीति के बारे में लिखा है, उसके बाद अधिकार संबंधित मुद्दे के बारे में लिखा है। यदि आप इसका मेन हेडिंग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान और शासन, ये आपका मेन हेडिंग हो गया। और उसका यदि उसको आप विस्तार से पढ़ेंगे
तो आप देखेंगे कि उसमें संविधान के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक प्रणाली के बारे में पढ़ना है, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है, लोक नीति के बारे में पढ़ना है और अधिकार संबंधित मुद्दे के बारे में पढ़ना है। यदि आप मूल संविधान की भी बात करें तो लगभग आपके पास 395 अनुच्छेद के बारे में पढ़ना है, 22 भाग के बारे में पढ़ना है, 8 अनुसूचियां के बारे में पढ़ना है। यदि आप मूल संविधान की भी बात करें तो अपने आप में एक छोटा शब्द नहीं है, यह अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। उसके बाद आप देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसमें आप क्या देखेंगे? राजनीतिक प्रणाली, आप इसमें देखेंगे क्या? राजनीति कैसे काम करती है, राजनीति कैसे काम करती है, तो आप इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे कि संसदीय शासन, संघीय शासन, इस प्रकार के टॉपिक को हम इसमें अध्ययन करेंगे राजनीतिक प्रणाली में। उसके बाद पंचायती राज, उसके बारे में देख लेंगे। पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति, लोक मतलब सार्वजनिक, सार्वजनिक कहने का मतलब सरकार, तो सरकार की नीति मतलब नियम कानून, तो सरकार की नीतियां के बारे में पढ़ेंगे आप, सरकार के नियम के बारे में, कानून के बारे में पढ़ेंगे यहां पर। उसके बाद अधिकार संबंधित मुद्दे, आप इसमें क्या पढ़ेंगे? अधिकार संबंधित मुद्दे, तो आप यहां से देखेंगे कि मान लीजिए कि निजता का अधिकार, आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है निजता का अधिकार, लेकिन यदि आपका मोबाइल कोई हैक कर लेता है, यदि आपका कोई मोबाइल हैक कर लेता है तो उसे आपकी निजता का अधिकार हनन हो रही है वहाँ। अब उस हनन को रोकने के लिए सरकार कौन सी कार्यक्रम चला रही है, कौन सी नीतियाँ ला रही है, कौन से कार्यक्रम ला रही है, कौन सी नीतियाँ ला रही है, और यह आपका जब आपका मोबाइल हैक हुआ है तो यह उससे क्या समस्याएं आई है, वो आप अधिकार संबंधित मुद्दे के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो समस्या आ रही है, जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार उसको रोकने के लिए, वो आप मुद्दे के बारे में पढ़ेंगे। आप अधिकार संबंधित, तो आपको जो अधिकार दिया गया है उससे कुछ संबंधित मुद्दे हैं, उसमें कुछ समस्याएं आ गई है, सरकार आपके अधिकार को छीन रही है, तो आप यहाँ उसको पढ़ेंगे। अधिकार संबंधित मुद्दे, ये आपका पीटी का सिलेबस है और ये आपका मेंस का सिलेबस है। अब हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि आने वाले वीडियो में जो मैं पढ़ाऊंगा और आपका जो सिलेबस लिखा गया है पीटी और मेंस का, उसमें बैलेंस है या नहीं। यदि दोनों में बैलेंस है, दोनों का संबंध आपस में संबंध है, तभी आप इस सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं कि सिलेबस को आप समझने का प्रयास करते हैं कि जो मैं पढ़ाऊंगा और आपका जो सिलेबस लिखा गया उसमें बैलेंस या नहीं है। तो देखने का प्रयास करते हैं आगे। ये देखिए, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, और ये प्रस्तावना हो गया आपका, और केंद्र राज्य के बीच संबंध, संसद हो गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान संशोधन एवं आधारभूत ढांचा, विश्व का संविधान। अब देखिए यहाँ से ये मैं पढ़ाऊँगा इस चीज़ को, और यहाँ से आप देखिए आपका ये सिलेबस है, मेंस का ये सिलेबस है।
यहाँ से आप देखिए कि जो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक आधार और विकास जो है, ये आप इसको इतिहास में पढ़ेंगे, आप इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएं जो है, वो विशेषताएं आप इसको इस चीज में पढ़ सकते हैं। मूल अधिकार, राज्य के नीति निरपेक्ष तत्व और आपका मूल कर्तव्य, इसके बारे में आप विशेषताएं, इतना टॉपिक यदि आप समझ विकसित कर लेते हैं तो आपके भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद संविधान संशोधन एवं आधारभूत संबंध, आधारभूत ढांचा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं संविधान संशोधन एवं आधारभूत ढांचा, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए केंद्र और राज्य के बीच संबंध, संघात्मक साधन, फेडरल सिस्टम। तो आप देखिए ये जो टॉपिक है वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियाँ और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित कुछ विषय और कुछ चुनौतियाँ, आप इसके बीच पढ़ लेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ से और स्थानीय स्तर, और एक इसमें और टॉपिक यहीं पर जोड़ लीजिए आप, स्थानीय सरकार, ब्रैकेट में आप पंचायती राज, नगर पालिका, उसी में पढ़ेंगे आप। उसके बाद आप देखें तो इसकी शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण, इसके बारे में देख लेंगे आप। यहाँ हम पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार, पंचायती राज किसका विषय है, यह केंद्र का विषय है कि राज्य का विषय है। यदि यह राज्य का विषय है तो इसकी जो शक्तियां मिला है, जो शक्तियां दिया गया है, वो राज्य हस्तांतरित करेगा, वित्त का भी हस्तांतरण राज्य करेगा। तो हम टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद आप देखें विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, एक ऐसा शब्द है शक्ति का पृथक्करण जो हम किसी एक निश्चित टॉपिक के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे। ये लगभग पूरी संविधान में हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में ये यूज होगा, शक्ति का पृथक्करण। आप इसे एक शब्द मानकर चलिए, आप इसे एक शब्द मान करके चलिए। उसके बाद विवाद निवारण तंत्र, तो इसके बारे में देखेंगे। एक न्यायपालिका क्या है, विवाद निवारण तंत्र है, तो हम उसको वहां देख लेंगे और बाकी टॉपिक्स में भी इसको देख लेंगे। उसके बाद देखिए संसद और राज्य विधानसभा की संरचना, कार्य, शक्तियां और विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय आप इसमें देख लेंगे, संसद में देख लेंगे। और संसद हम अलग से इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, राज्य विधानसभा के बारे में अलग से कोई नहीं पढ़ेंगे। यह दोनों का जो संरचना है, कार्य है, शक्तियां एक समान है। यदि आप इस पर कंसेप्ट बन जाता है आपका, तो वो चीज़ खुद कर सकते हैं उसको। उसके बाद देखिए कार्यपालिका, आप देखिए यहाँ से कार्यपालिका, और आप न्यायपालिका देखिए, आप न्यायपालिका यहाँ देखिए, आप यहाँ पढ़ लेंगे इस चीज़ को। फिर विश्व का संविधान, आप विश्व का संविधान यहाँ से देख सकते हैं। और संविधान आप इसको गवर्नेंस में पढ़ेंगे, आप इसको गवर्नेंस में पढ़िएगा। ये यहाँ का विषय नहीं है पॉलिटी का, ये आप इसको गवर्नेंस में पढ़िएगा। आप वहाँ से इसको अच्छा से वहाँ अध्ययन कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये आपका सिलेबस था और जो मैं पढ़ाऊँगा वो हो गया। अब देखिए दोनों के बीच बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस यदि है तो आप समझिए कि जो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे वह मेरे सिलेबस के अनुसार उसको पढ़ेंगे, हम अपनी सिलेबस के अनुसार उसको पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से अब आगे देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से यदि सिलेबस को देख लिए और जो मैं पढ़ाऊँगा वो भी आप देख लिए, तो आप अब देखने का प्रयास कीजिए कि मेरा जो सबसे जो टॉपिक था कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को देखते हुए तैयार कैसे करें। तो आप सिलेबस को देख लिए, आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, और क्वेश्चन पेपर में देखते वक्त आप उसे क्या सीखेंगे वह भी मैं बता चुका हूँ। वो क्या सीखेंगे कि प्रश्न किस प्रकृति का आ रहा है, अनुच्छेद पर आधारित तो प्रश्न नहीं आ रहा है, संकल्पना पर तो आधारित नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन पर तो आधारित नहीं आ रहा है, गहरी संकल्पना पर आधारित तो प्रश्न नहीं आ रहा है। तो अब यहां से हम देखने का प्रयास करते हैं कि अब यहां से देखने का प्रयास करेंगे कि सिलेबस को देखते हुए, क्वेश्चन पेपर को देखते हुए
प्रश्न की प्रकृति क्या है। अब प्रश्न की प्रकृति क्या है, उसी के साथ देखेंगे कि फंडामेंटल राइट का किस प्रकार की प्रकृति का प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद देखेंगे कि डीपीएसपी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, न्यायपालिका से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको देखते हैं। तो देखिए आप सिलेबस को देखिए पहले। सिलेबस को देखिए, सिलेबस के बाद आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को देखिए। आप देखिए सिलेबस से आप क्या सीखें कि क्या पढ़ना है, और इससे क्या सीखें आप कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है। आप यहां से और क्या चीज सीखेंगे, प्रश्न की प्रकृति को आप जानेंगे। तो आप जानने के प्रयास करते हैं। आप सिलेबस देख लें। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन की प्रकृति है उसको देखते हैं, क्वेश्चन की प्रकृति को देखते हैं। तो यदि आप मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में हम फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन देखें, फंडामेंटल राइट्स का यदि हम क्वेश्चन देखें, तो आप ये क्वेश्चन से यह देखने का प्रयास कीजिए कि पहला नंबर 2013 के बाद कितने बार इसे मेंस में प्रश्न पूछा गया है और पीटी में कितने बार प्रश्न पूछा गया है। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत सिर्फ मेंस के प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत सिर्फ मेंस के प्रश्न को देखेंगे, हम पीटी के प्रश्न को नहीं देखेंगे। उसका आप अवलोकन खुद कर सकते हैं, उसका अवलोकन आप खुद कीजिए। इस वीडियो को सहायता लेते हुए, इस जो मैं बताऊंगा उसको सहायता लेते हुए आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन खुद अवलोकन कीजिए। तो यहाँ देखिए, पहला देखिए कितनी बार इसे प्रश्न पूछा गया है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कितनी बार पूछा गया है, नंबर देखना है, क्वेश्चन कितना बार आया है। उसके बाद क्या देखना है कि प्रश्न अनुच्छेद पर आधारित है कि संकल्पना पर आधारित है, कि गहरी संकल्पना पर आधारित है। इसको देखेंगे अब। तो यदि आपके पास प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है मेंस का, तो आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का जो क्वेश्चन जो आया है उसको देखते हैं। देखो आपका सिलेबस में फंडामेंटल राइट नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है संविधान के दर्शन के अनुसार यह महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। आपकी संविधान को समझने के लिए, अपनी संविधान को समझने के लिए ये अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहेगा, अप्रत्यक्ष भूमिका निभाएगा फंडामेंटल राइट। तो अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि फंडामेंटल राइट से किस प्रकार के प्रश्न आ रहा है। अनुच्छेद पर आधारित आ रहा है कि संकल्पना पर आधारित प्रश्न आ रहा है, कॉन्सेप्ट पर प्रश्न आ रहा है कि एप्लीकेशन पर आधारित प्रश्न आ रहा है। तो आप पहला प्रश्न देखिए, मैं उस प्रश्न को बोलता हूं, आप उस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। यदि आपके पास प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है तो आप उस प्रश्न को देखिए वहां जाकर। तो देखिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने पूटा स्वामीवाद में जीवन के अधिकार का विस्तार कैसे किया है। फिर से एक बार बोल देता हूं, उच्चतम न्यायालय ने पूटा स्वामीवाद में जीवन के अधिकार का विस्तार कैसे किया है। तो आप सोचिए कि यह प्रश्न कंसेप्ट पर आधारित है कि अनुच्छेद पर आधारित है कि गहरी संकल्पना पर आधारित है। इस प्रश्न को सोचिए कि घटनाक्रम के आधार पर प्रश्न है। तो आपको पता होगा कि
निजता का अधिकार से संबंधित कुछ मुद्दा जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय उठा था। उसी समय में उच्चतम न्यायालय ने पुट्टा स्वामीवाद में निजता के अधिकार को लेकर कुछ फैसले दिए थे, कुछ फैसला दिया था। तो आप देखिए कि यह घटनाक्रम के आधार पर प्रश्न है। उसके बाद आप देखिए अभी तक मात्र 3 बार प्रश्न पूछा गया है फंडामेंटल राइट से, और वह भी घटनाक्रम के आधार पर है। तो पहला क्वेश्चन बता दिए, वह भी घटनाक्रम के आधार पर आधारित है, अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न देखिए अब, दिवाली में पटाखे जलाने का अधिकार क्या जीवन के अधिकार का भाग है? हाल में उच्चतम न्यायालय को ध्यान में रखते हुए अपना तर्क दीजिए। आप समझिए कि यह प्रश्न किस प्रकार का है, अनुच्छेद पर आधारित है कि घटनाक्रम के आधार पर आधारित प्रश्न है कि कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। तो आप अनुमान हो गया होगा कि यह भी घटनाक्रम के आधार पर प्रश्न है। एक प्रश्न और मैं बोल देता हूं, इस प्रश्न को भी देखिए, क्या फिल्मों पर सेंसर करने में सेंसर करने में क्या फिल्मी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तनिक और अलग रूप है, और उन्हें सेंसर करने में किस प्रकार का अलग मानदंडों का प्रयोग होना चाहिए? तो बार बार फिल्म से संबंधित बार बार यह मुद्दा उठते रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये तीनों क्वेश्चन आपकी घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न है। लेकिन हम लोग कैसे पढ़ते हैं उसको? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। लेकिन प्रश्न की जो प्रकृति है उसके अनुसार नहीं है। इसलिए मैं शुरुआत इस बात को बोला था कि आप सिलेबस को अपने अनुसार नहीं पढ़िए, आप सिलेबस एग्जामिनर के अनुसार पढ़िए। एग्जामिनर उस सिलेबस को कैसे पढ़ रहा, उस अनुसार से आप सिलेबस को पढ़िए। और उसके लिए क्वेश्चन पेपर पर जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर पर आप जाइए, अब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखिए मेंस वाला कि घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न है, न कि अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है। लेकिन हम लोग की पढ़ने की रणनीति कैसा है? अनुच्छेद याद कर रहे हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 कभी नहीं पूछा जा रहा है। तो इस चीज को देखिए कि मैं शुरू बार इस बात को भी बोला था कि आपकी समझ जो है सिलेबस को लेकर गैप नहीं होना चाहिए स्टूडेंट और एग्जामिनर के बीच। यदि आप अनुच्छेद को रटते हैं तो यहां पर गैप खा जाता है, यहां पर गैप उत्पन्न होती है, और इस गैप को समाप्त करना है तो क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन की प्रकृति को देखना पड़ेगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि पढ़ने का जो रणनीति होना चाहिए से कुछ हटकर होना चाहिए। अब देखिए आपका सिलेबस में नागरिकता नहीं शब्द लिखा गया है, नहीं लिखा गया, तो क्या इसे पढ़ें या नहीं पढ़ें? तो आपकी सिलेबस में नहीं लिखा गया है। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखिए, नागरिकता से मेंस में आज तक कभी प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसका मतलब पढ़ें या नहीं पढ़ें, पढ़ना है लेकिन एक नज़र देख लेना उसको। जैसे आप देख सकते हैं एनआरसी का जो विवाद है, तो उस विवाद को समझने के लिए नागरिकता से संबंधित मुद्दे को समझ होनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए प्रस्तावना से किस प्रकार से क्वेश्चन आया है। तो अभी तक मात्र मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया प्रस्तावना से, और उस प्रस्तावना में क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूं और उसको आप सुनिए। और आपके पास प्रीवियस इसका क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें देखिए उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रस्तावना में वर्णित गणतंत्र का अभिप्राय बताएं और गणतंत्र के साथ साथ विशेषण जुड़े हुए, गणतंत्र के साथ साथ क्या विशेषण जुड़े हुए हैं और क्या यह आज के समाज में वास्तविक है या नहीं है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। हम लोग क्या पढ़ते हैं प्रस्तावना में
कि प्रस्तावना किस भाग में पढ़ना है, प्रस्तावना कब जोड़ा गया, लेकिन प्रश्न के ध्यान, एग्जामिनर का ध्यान क्या है, पूछ रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित गणतंत्र की विशेषताएं के बताएं, क्या विशेषताएं आज की समाज में प्रासंगिक है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन पूरी तरह से अप्लाइड है, पूरी व्यवहारिक है, आपकी पूरी व्यवहारिक ज्ञान पर है, आपकी रटाया चीज नहीं पूछा जा रहा है। आप इस चीज को देख सकते हैं कि यहां पर भी प्रश्न व्यवहारिक रूप से पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन पर आधारित पूरी तरह से प्रश्न है। अब देखते हैं कि डीपीएसपी से किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, नीति निर्देशक तत्व से किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। तो इसमें आप एक प्रश्न को बोलते हैं, उसको आप सुनिए कि ऐसे कौन से कारण है जो समान नागरिक संहिता को क्रियान्वित करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। आप सोचिए इस प्रश्न, यह प्रश्न की प्रकृति क्या है, पूरी तरह से एप्लीकेशन पर आधारित है, पूरी तरह से। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं डीपीएसपी में, उदारवादी तत्व बताओ, समाजवादी तत्व बताओ, गांधीवादी तत्व को बताओ, किस भाग में जोड़ा गया है, कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। एग्जामिनर का यहां ध्यान बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आप देखें कि संविधान संशोधन एवं आधारभूत ढांचे से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। यह जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो यदि आप देखेंगे प्रश्न को तो देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रश्न जो है ये संकल्पना पर आधारित है, संकल्पना पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर घटनाक्रम से बहुत कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कुछ प्रश्न को हम यहाँ पर बता देता हूं, देखिए IR कोलिहो केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्धारित किया और नवी अनुसूची का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है या नहीं, टिप्पणी कीजिए। यानी यह पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। आप और प्रश्न को देख सकते हैं अपनी क्वेश्चन पेपर में। अगला देखिए आप कि संघात्मक ढांचा से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो संघीय शासन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यह जो है संघीय शासन जो है, संघात्मक शासन जो है, इसकी देखेंगे, इसकी प्रश्न की प्रकृति को देखेंगे तो यह संकल्पना और घटनाक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें दोनों का मिला जुला रूप पूछा जाता है और आपका सिलेबस का यह बैकबोन है, आपका शरीर का, आपका संविधान का दिल है। जिस प्रकार से आपका शरीर है, शरीर में आपके सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, दिल है। उसी प्रकार से आपका सिलेबस का यह दिल है। यदि आप किसी व्यक्ति के दिल पर नियंत्रण कर लेते हैं तो समझ जाइए उस व्यक्ति आपके नियंत्रण में है। इसी प्रकार यह जो है आपका सिलेबस के अनुसार, यह आपके सिलेबस के अनुसार यह दिल है आपके सिलेबस का। इसे हमेशा 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह घटनाक्रम के आधार पर प्रश्न भी है और संकल्पना पर, कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन को देख सकते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन हम आपको घटनाक्रम के आधार पर सुना देते हैं। अनुच्छेद 370 संविधान में उल्लिखित एक हाशिया नोट है। अनुच्छेद 370 के भविष्य की चर्चा कीजिए। क्या है आपके पास, यह पूरी तरह से क्या है, घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न है आपका। आप देख सकते हैं कि कुछ आप संकल्पना पर, कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न देख सकते हैं। जैसे वित्तीय आपातकाल को स्पष्ट कीजिए और इसके प्रभावों की भी चर्चा कीजिए। यह पूरी तरह से क्या है, आपके कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है। आप देख लेते हैं कि संसद को लेकर, तो संसद को लेकर देखिए तो यहाँ पर भी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं पूरी तरह से आपका घटनाक्रम के आधार पर, कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये कार्य खुद कर सकते हैं, इस चीज को आप खुद जाकर देखिए। और यह जो है, यह यहाँ से हम आपको एक हिंट देना चाह रहे हैं और इस चीज को हम विस्तार से यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। हम बताएंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए यदि हम
जब संसद टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उस समय आपको बताएंगे कि यह संकल्पना पर आधारित है, घटनाक्रम पर आधारित है, तो आप वहाँ अच्छी तरह से समझ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ आपको एक थोड़ा सा आपको एक समझ विकसित कर रहे हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। आप देख लीजिए वहाँ जाकर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप कार्यपालिका से भी देखिए, आप पंचायती राज से जाकर भी देखिए, उसके बाद आप न्यायपालिका से भी जाकर देखिए, विश्व के संविधान से देखिए भी जाकर। उसके बाद कुछ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उससे कुछ प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज की जो चर्चा है यह मोटे तौर पर इस रूप में है कि आप सिलेबस को देखें और सिलेबस को देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को देखें। क्वेश्चन पेपर से प्रश्न की प्रकृति को पहचानने के प्रयास कीजिए। और यह आप तुरंत नहीं कर सकते हैं। आप जैसे जैसे प्रत्येक टॉपिक को, सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसी के अनुसार आप क्वेश्चन पेपर को देखिए और वहाँ से आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज जो है, आज हम इसी बिंदु के साथ अपनी टॉपिक को समाप्त करता हूं और अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि हमारे सिलेबस में संविधान पढ़ना है और कि राज व्यवस्था पढ़ना है। हम यहाँ पर अंतर देखेंगे कि संविधान पढ़ना है और राज व्यवस्था को पढ़ना है। तो देखते हैं अगले वीडियो में।